जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। जो आपका पहला टॉपिक होगा अपोजिशन प्लान मोशन टू इम्पीच द यूपी जज। तो यूपी जज का क्या केस था? अभी माइनॉरिटी मुस्लिम्स के खिलाफ कुछ बोले थे, विश्व हिंदू परिषद का था। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऐसे इम्पार्शियलिटी जो होता है और इंडिपेंडेंस ऑफ जज का क्वेश्चन होने लगता है। और जजेस के लिए भी हमारे पास प्रोसीजर है, कोड है, कंडक्ट है, उसके अनुसार ही फॉलो करना पड़ता है। सो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1, नो जीएस पेपर 2 एंड जुडिशरी के का पार्ट होगा। देन वी विल सी दैट द सुब्रमण्यम भारती कंटिन्यू टू द इंस्पायर अस पीएम। सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ही इज ए वेरी पोएट थे, काफ़ी एक तरीके से देशभक्ति पोएट रहे हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। आवर ड्राइव अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग विल कंटिन्यू, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। व्हाट इज मीन बाय द मैनुअल? जैसे सफाई दफाई का काम होता है, नाली में आपको सीवेज करना है या उसमें आप डायरेक्ट हाथ नहीं जाके करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको इक्विपमेंट नहीं दिया जाता है। मैनुअल का मतलब यही होता है ना। मैनुअल का मतलब होता है कि बाय योर हैंड यू डू एवरीथिंग। ऐसे होता है कि मशीन का आप यूज करते हैं तो सेफ्टी का जो इश्यू रहता है वो बढ़ जाता है। अदरवाइज द सेफ्टी का कॉन्सर्न है वो ज़्यादा होता है इफ़ यू आर गोइंग विद द मैनुअल। With the help of devices, you can reduce the risk associated with the manual scavenging. Okay. Then we will see that the India's scientists developed novel gene therapy to provide one-time solution to hemophilia. What is mean by the hemophilia? हीमोफीलिया रिलेटेड टू द ब्लड फ्लो। जैसे होता है हल्का सा भी कट जाएगा वो जल्दी रुकता ही नहीं है, किसी किसी लोगों में होता है, बहुत रेयर केस है। तो वो हीमोफीलिया से होता है। उसके लिए जो प्रोसीजर होता था वो काफ़ी लंबा होता था और काफ़ी कॉस्टली होता था, करोड़ों रुपए लगते थे। हीमोफीलिया का ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्यों रुकता है? ब्लड जब फ्लो होता है क्लॉटिंग होता है, इसीलिए थक्का बन के रुक जाता है। लेकिन उन लोगों में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहता है। कई बार ब्लीडिंग से डेथ भी होने के चांसेज होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जीन थेरेपी के थ्रू कर रहे हैं। इसके पहले हम क्या करते थे? आर्टिफिशियली इंजेक्शन लगाते थे, कुछ केमिकल का यूज करते थे। लेकिन अब जीन ही चेंज कर देंगे तो वन टाइम सोल्यूशन हो जाएगा। वरना जब जब आपका ब्लडिंग होता था तो वो आर्टिफिशियल रूप से रोकने की कोशिश करते थे। अगर हीमोफीलिया आ जाए तो जो इस फैक्टर के कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है वो बढ़ जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर मेन होता है, उसी को बढ़ा दिया जाए, जीन ही चेंज कर दे। दिस इज द मेन टॉपिक, ये डिस्कस करेंगे। सुब्रमण्यम भारती का जो वहाँ वाला है वो कंटिन्यू यहाँ पे है। देन द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स रोड टू असिस्टेड डाइंग। व्हाट इज मीन बाय द असिस्टेड डाइंग? एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और जबरदस्ती उसको आप जिंदा रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ भी होती है। कोई कोई होता है कि तकलीफ सहने से परे हो जाता है, वो चाहता है कि मरना ही सही होगा। तो एक डिग्निफाइड डेथ भी तो जरूरी है, डिग्निफाइड लाइफ के थ्रू। तो यूके में अभी एक बिल पास हुआ है जो असिस्टेड डाइंग को परमिट करता है। मैक्सिमम कंट्रीज में ये परमिटेड नहीं होता है क्योंकि उसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में भी परमिटेड नहीं है। तो वही डिबेट चल रहा है कि इंडिया में भी परमिट कर देना चाहिए क्या, क्योंकि वो राइट टू लाइफ जैसे होता है वैसे राइट टू डिग्निफाइड लाइफ भी होना चाहिए। जैसे राइट टू डिग्निफाइड डेथ भी तो होना चाहिए। अगर आप जिंदा डिग्निटी के साथ रहते हैं तो आपका जो डेथ हो वो भी डिग्निटी के थ्रू होना चाहिए। जैसे एक केस उन्होंने दिया है कि एक यूके का ही केस था, वहाँ पे 4 घंटा तक एक पर्सन को कुछ कैंसर था लंग के अंदर, तो उसको 4 घंटे तक वोमिटिंग हुआ एंड वोमिटिंग ऑफ द फीकल, उसमें उसको बाद में डेथ हो गया। तो ऐसे तरीके का डेथ के बाद ही हम वो कंपैशन दिखाने के लिए हमने ये बिल लाया है। देन वी विल सी दैट द एवाइड एस्ले, ठीक है, व्हाट इज दिस? अभी देखते हैं इसको, व्हाट इज दिस? ओके, देन वी विल सी दैट द वैकोम, द टू स्टेट्स, टू लीडर्स एंड ए टेल ऑफ द रिफॉर्म। वैकोम का कभी नाम सुना है? तमिलनाडु और केरला से रिलेटेड है। यहाँ दो स्टेट की बात कर रहा है, वो तमिलनाडु एंड केरला से रिलेटेड है। ओके, और यहाँ पे जो दो लीडर्स की बात कर रहा है, दैट दोज लीडर्स फ्रॉम द पेरियार फ्रॉम द केरला। और एक मूवमेंट हमने चलाया था, अंबेडकर उसके बाद उसको लीड किए थे, तो दैट वाज बोथ केरला एंड तमिलनाडु। वैकोम दिस इज इन द मेनली तमिलनाडु में है। ठीक है, वहाँ पे पहले जो अंग्रेज भी हमें रूल कर रहे थे, दे वर रूलिंग बाय द हिंदूज लॉ, और हिंदू लॉ के अनुसार जो था वही करते थे। तो वहाँ पे मंदिर के
गेट के सामने जो रोड था वहां पे भी लो कास्ट कम्युनिटी था, उनको जाने से मना ही था। उसी को लेके सत्याग्रह स्टार्ट किया कि हमें भी अधिकार होना चाहिए, कि इस रास्ते से तो जाने का अधिकार होना चाहिए। तो उसी को लेके पेरियार के लीडरशिप में हुआ था। दो लीडर, एक तो पेरियार हो गया, एक तो अम्बेडकर हो गया। वो बाद में अम्बेडकर ने उस लीडरशिप को ले लिया था, स्टार्टिंग में पेरियार ने किया था। पेरियार बहुत ही तमिलनाडु में ही सो मच फेमस। ओके, खासकर जो लो कास्ट लोअर कास्ट का मूवमेंट चलता है उसमें पेरियार को बहुत इंटीग्रेटेड देखते हैं हम लोग। Then we will see that the mosque which faced the survey petition, अगेन जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड है, वहां पे हम देख रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या इशू आ रहा है कि हम नेचर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द नेचर, और नेचर के लिए सर्वे कराएंगे तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट एराइज होगा। ये उसी को लेके यहाँ पे अगेन डिस्कशन है। देन वी विल सी दैट द इंडिया डज नॉट इंडोर्स, इसके पहले ये है कि हैज द गवर्नमेंट क्लैरिफाइड द स्टॉन्स ऑन द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन? रिसर्च पेपर कई जर्नल्स को हम लोग देते थे, उसके लिए गवर्नमेंट एक बॉडी बना रही है ताकि जो इंस्टीट्यूट हो वो एक जगह पे दे दें, और जो फी बार बार देना पड़ता है या सब्सक्रिप्शन के लिए जो देना पड़ता है वो एक बार हो जाए, या गवर्नमेंट ही पे कर दे उसको। ओपन एक्सेस भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देन वी विल सी दैट इंडिया डज नॉट इंडोर्स हसीना स्टेटमेंट। अभी हसीना ने काफी क्रिटिसाइज किया था जो अभी की गवर्नमेंट है, लेकिन इंडिया को तो बना के रहना है जो भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि देश से हमें रिलेशन चाहिए। पर्सनल आदमी अगर है, कल को अगर वो पावर में नहीं रहे तो, लेकिन वहाँ का जो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट है उससे हमारा रिलेशन होना चाहिए, वरना क्या होगा, चाइना वहाँ पे डोमिनेट करने लगेगा। शेख हसीना के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, हमें देश से जो रिलेशनशिप होता है दो देशों के बीच में वो देखते हैं। ओके, तो वही इंडिया ने कहा है कि हम इनके स्टेटमेंट को नहीं करते, क्योंकि इन्होंने बोला था कि वहाँ पे टोटल डिक्टेटरशिप है और डेमोक्रेसी कुछ रहा नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया ने उससे थोड़ा सा अपना पल्ला झाड़ लिया है, अपना हमने डिनाई किया है। विक्रम मिस्री, हु इज द विक्रम मिस्री? फॉरेन सेक्रेटरी। ILO रिपोर्ट आस्क नेशन टू अपहोल्ड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एट द वर्क। जैसा है यूनियन को हम कहीं ना कहीं कर्व करने लगते हैं। प्राइवेट प्लेयर क्या चाहते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में यूनियन ना हो। यूनियन रहेगा तो जो वर्कर्स हैं उनका ग्रुप बनेगा, फिर प्रोटेस्ट करेंगे तो डिसरप्शन होगा। साथ साथ ये भी है कि यूनियन के फायदे भी हैं, जैसे कि आप अगर चाहते हैं जो वर्कर्स का राइट अगर सही तरीके से उठाया जाए, उसको मनवाया जाए, तो उसके लिए यूनियन जरूरी है। यूनियन ग्रुप ऑफ द वर्कर्स सही होगा ना। तो यहाँ पे ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो बोले हैं कि कहीं ना कहीं कंट्रीज का हम देख रहे हैं कि जो यूनियंस के राइट्स को है, खासकर एसोसिएशन ऑफ द वर्कर्स का राइट है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो उसी को रिलेटेड यहाँ पे है। इंडियाज अकाउंट फॉर द हाफ ऑफ द मलेरिया केसेज इन द साउथ ईस्ट एशिया। मलेरिया किससे होता है? चिकनगुनिया भी होता है उसी से डेंगू भी होता है, उसी से ये भी होता है। ठीक है, देखते हैं एक बार, उससे भी आई थिंक मलेरिया उसी से होता है। एक बार हम लोग उसको फिर से देखेंगे। ओके, RBI गवर्नर किसको अपॉइंट किया है? हाउ इज द बाथ पार्टी 6 decade लॉन्ग रूल इन द सीरिया केम टू ए क्रैशिंग एंड। तो जो असद का गवर्नमेंट था, वो जो पार्टी उनके पिताजी ने बनाया था, दैट वाज द बाथ पार्टी। ओके, तो अभी तो इंड हो गया, तख्ता पलट हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। सुब्रमण्यम भारती से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनको हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ साउथ का कनेक्शन से भी, क्योंकि उनकी बनारस से भी हम लोग थोड़ा बहुत कनेक्शन देखते हैं। ठीक है, मेनली ही वाज वन ऑफ द उस समय के पोएट थे जिन्होंने जो देश की भावना था साउथ में उन्होंने प्रमोट किया था, इसलिए उनका हमेशा ऊपर देखा जाता है। ओके, तमिल लैंग्वेज के वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट के रूप में जाने जाते हैं। तिरुवल्लुकल उसके पहले थे, तो उनके पास देखा जाता है जो सबसे फेमस हुए हैं वो सुब्रमण्यम भारती हुए हैं। ओके, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रिलेशनशिप विद द काशी, उन्होंने काफी काशी को साउथ से कनेक्ट करके देखा है। ओके, नेक्स्ट इज द अपोजिशन प्लान टू मोशन टू इम्पीच द यूपी जज। यूपी जज जो यूपी के हाई कोर्ट के जज हैं, व्हाट इज द नेम? शेखर कुमार यादव। ओके, तो उनका मेन था कि विश्व हिंदू परिषद का मीटिंग था, कुछ कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने उस पर कहा कि मुस्लिम्स को हमारी बात माननी चाहिए, ये सब चीज़ें बोली कि, तो उन्होंने बोला कि बताइए ये सब ये लोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब एक जज होते हैं तो
कम्युनिटी बेसिस पे या किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे आप बोलने से थोड़ा सा रोका जाता है, ताकि ये हो कि बायसनेस न झलके। ठीक है, मेन हमें ये पढ़ना है कि जो जज होते हैं उनको अगर हटाना है तो पहले क्या होगा, पार्लियामेंट से ही हटेंगे। पार्लियामेंट में पहले रिजोल्यूशन पास करना होता है कि वो बिल एक्सेप्ट हो, जो रिजोल्यूशन हटाने के लिए हो, पहले वो देने के लिए ही कम से कम 50 एमपीज का साइन चाहिए। अगर वो राज्यसभा में हो रहा है और लोकसभा में हो रहा है तो 100 एमपीज का साइन चाहिए होता है। क्लियर हो रहा है? जो हटाने का मेथड है, खासकर अगर सुप्रीम कोर्ट की करें तो 124 में है। आर्टिकल 124 को एक बार देखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो पहले तो रिजोल्यूशन पास होगा, तब एक्सेप्ट होगा वो इम्पीचमेंट का जो मोशन होगा। आफ्टर दैट 2/3, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट नंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यही चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या स्पेशल मेजोरिटी है? स्पेशल मेजोरिटी में क्या है, पहले तो एब्सोल्यूट होना चाहिए और उसके बाद जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 होना चाहिए। दिस इज द थिंग। एक चीज और है कि यहाँ पे सेम सेशन में पास होना चाहिए। जब ये जैसे अभी विंटर सेशन चल रहा है तो ये नहीं कि एक ही सेशन में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर अभी इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया, एक्सेप्ट हो गया, तो इसी ही सेशन में जो चल रहा है उसमें इनको जाके दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। क्लियर हो रहा है ये कि जज को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जज का एक ही प्रोसेस होता है, सेम। पहले पार्लियामेंट से ही उनको रिमूव किया जा सकता है। उसके लिए पहले तो रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए 50 मेंबर का साइन होना चाहिए। अगर ये राज्यसभा में होता है और लोकसभा में अगर होता है तो 100, क्योंकि दुगुना का डिफरेंस है। ओके, आवर ड्राइव अगेन मैनुअल स्कैवेंजिंग विल कंटिन्यू, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। कहीं ना कहीं ये राइट टू डिग्निटी के खिलाफ है, राइट टू जो डिग्निफाइड लाइफ है उसके खिलाफ है। ऑलरेडी हमारे पास एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट का 2023 में भी एक जजमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन को दे टुक मेजर टू इरेडिकेट द मैनुअल स्कैवेंजिंग, कैसे भी हो मैनुअल स्कैवेंजिंग को इंड किया जाए। लेकिन आप देखिएगा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो होता है मेनली गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय से कराया जाता है, क्योंकि सीवेज साफ कराना हो या कूड़ा के लिए अगर आप वहाँ देखिएगा तो मैनुअल स्कैवेंजिंग में यूज करते हैं। सबसे ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजिंग रेलवे कराता है। रेलवे का जो धोना होना होता है, ये जो कोच होते हैं, जो उनका टॉयलेट होता है, जो उनका ये ट्रैक होता है रेलवे ट्रैक, वो साफ करवाते हैं, मैनुअली करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डिग्निफाइड लाइफ की बात होती है। दूसरी हेल्थ का भी इश्यू होता है। कई बार आप देखिएगा कि जब नीचे कई बार उतरते हैं सीवेज में तो जहरीली गैस उसमें कई बार उनके चली जाती है और उससे उनका डेथ होता है। ठीक है, तो एक तो इनह्यूमन ऑक्यूपेशन है और जो डेथ होता है दैट इज ड्यू टू द एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया का मतलब श्रमिक घुटन के कारण जो खतरनाक वो होता है प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय द एमिकस क्यूरे? यहाँ पे लिखा है एमिकस क्यूरे। कभी नाम सुना है एमिकस क्यूरे का? एमिकस क्यूरे लीगल एक्सपर्ट होते हैं जिनको कोर्ट अपने सहायता के लिए अपॉइंट करता है। जैसे होता है ना, कोर्ट में क्या प्रोसेस होगा, एक जज होगा, एक लॉयर सपोर्ट में होगा, एक लॉयर अपोज करेगा, ये प्रोसेस है। लेकिन कोर्ट को किसी किसी लीगल, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो कोर्ट जो वहाँ पे जज बैठे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो किसी को अपॉइंट कर देंगे, क्योंकि जज को तो कई केसेस देखना है, वो तो एक ही लॉ उठा के पढ़ेगा नहीं पूरा। तो किसी लॉ का एक्सपर्ट होता है ना कि ये पर्सन इसमें बहुत महारत हासिल है, इस पे इन्होंने बहुत से बुक लिखे हैं, इस पे इन्होंने काम किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टैक्सेशन में कोई एक्सपर्ट काम कर रहा है तो टैक्स से रिलेटेड लॉ उसको बहुत पता होगा। अगर जज को कोई केस वहाँ पे चल रहा है जो टैक्स से रिलेटेड है तो वो क्या करेगा, जो एक्सपर्ट है उसको एमिकस क्यूरे के रूप में अपॉइंट करेगा और जहाँ पे भी उसको कंफ्यूजन होगा वो एमिकस क्यूरे से पूछेगा। समझ में आ रहा है? लीगल एक्सपर्ट होते हैं और दे आर अपॉइंटेड टू सपोर्ट द कोर्ट, जो जज है उनको सपोर्ट करने। नेक्स्ट इज द इंडियन साइंटिस्ट डेवलप द नोवेल जीन थेरेपी टू प्रोवाइड वन टाइम सोल्यूशन टू हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया एक तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, दैट इज रिजल्ट इन टू द मेनी टाइम्स डेथ के कंडीशन में ही चला जाता है। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनका थोड़ा भी खरोच भी आ जाए तो इतना ब्लडिंग होगा कि वो रुकेगा ही नहीं। कई बार होता है कि ऐसे भी कहीं खरोच भी ना आए, अपने आप ही कहीं से ब्लड निकलने लगता है उनका, ये स्थिति होती है। ठीक है, तो ऐसे में दिस इज
ये वहां पे, और ये बहुत फ्रिक्वेंट होता है, वीकली ब्लीडिंग एपिसोड चलता है कि 1 वीक के बाद, 3 वीक के बाद ऐसे अपने आप ब्लडिंग होगा, या कहीं से हल्का सा भी खरोच लगा तो वो ब्लड रुकता नहीं है। तो उसी के लिए हमने एक मेडिसिन लाया। अभी तक जो मेडिसिन था वो काफी कॉस्टली था। ओके, अभी यहाँ पे किसके कारण होता है, फैक्टर 8 होता है ब्लड क्लॉटिंग का, जो वो एब्सेंट होता है, इसी के कारण हीमोफीलिया होता है। इसका जो कॉस्ट अभी तक आता था 2.5, 2.5 करोड़ के आसपास इसका आता था। क्यों, बहुत एक्सपेंसिव होता है, जल्दी होता ही नहीं है, आपको फॉरेन कंट्रीज में भी जाना होता है। तो इन्होंने जीन थेरेपी कर दिया, क्योंकि अभी तक था बार बार आपको जाके इसके लिए करवाना पड़ता था। जीन थेरेपी, जीन ही चेंज करेंगे। जीन थेरेपी में क्या होगा, जीन एडिटिंग होगा, और एडिट करके जो जिस पर्टिकुलर जीन क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है प्रोटीन बनाने के लिए, जो प्रोटीन बनाता है वो फैक्टर, उसको वो फिर से जो अच्छा हेल्दी वाला जीन होगा वो ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी जो गलत वाला इंफॉर्मेशन देता है उसको हटा के, जिसको हीमोफीलिया नहीं है उसका वाला जीन लाके वो वाले पार्ट में एडिट कर देंगे। द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स रोड टू असिस्टेड डाइंग। असिस्टेड डाइंग कि अगर आपका डेथ हो रहा है तो वो काफी दिनों तक उसको प्रोलॉन्ग नहीं रखा जाए, और कहीं ना कहीं अगर असिस्टेड डेथ हो रहा है तो वो प्रोसेस को एक्सेप्ट किया जाए। खासकर यूथ में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब ये है कि जो ब्रिटेन है उन्होंने एक बिल लाया है, टर्मिनली इल एडल्ट बिल 2024-25, इसका असिस्टेड डाइंग लॉ के नाम से भी ये जाना जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये आने के पहले मेनली क्या हुआ था, अभी एक 47 साल के म्यूजिक टीचर थे, उनका बाइल डक्ट कैंसर था, पेट से रिलेटेड। ओके, अब वहाँ पे उनको कंटिन्यूअसली वोमिटिंग हुआ, वोमिटेड द फीकल फॉर द 5 consecutive hours, लगातार 5 घंटे, और उसके बाद डेथ हो गया। अब तभी से है कि अगर किसी को ऐसा बीमारी है जो बचना बहुत मुश्किल है, पता है कि 2 महीना 4 महीना ही डेथ वो बचा है, और वो भी आदमी बहुत परेशान है, तो कुछ असिस्ट करके उसको मार दिया जाए, यही है मेन। ओके, अब यहाँ पे है कि यूके में ये पास हुआ है, अभी प्रोसेस में है। वहां पे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बिल को ओपन रखा गया था, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, एज वोटिंग जो हुआ था एज पर देयर कंसाइंस, पार्टी लाइन पे नहीं हुआ था कि ये पार्टी इसको चाहता है। हर एक मेंबर से कहा गया कि अगर आपको लगता है, आपका अंतरात्मा अगर सपोर्ट करता है आपको कि इसको दे, क्योंकि एथिकल इशू है ना, जैसे डेथ का मिसयूज भी तो हो सकता है, जैसे डेथ इज इरिवर्सिबल हो गया, अगर डेथ हो गया तो अगर मानिए आज डेथ हुआ और परसों उसका दवा कोई बना के दे दिया, तो लगेगा ना कि अरे ये तो आदमी को जानबूझ के मार दिया गया, अगर 2 दिन और रह गया होता तो फिर थोड़ी सी लाइफ और जी लिया होता, इस तरीके का है। फिर है कि एथिकल एस्पेक्ट इससे भी आ रहा है कि मानिए अगर डेथ अलाउड कर दिया जाए तो किसी फैमिली में कोई बुजुर्ग पर्सन है, कोई ओल्ड पर्सन है, तो लोग लगेंगे उस पर प्रेशर बना देना कि अरे तुम बाहर बन गए हो, मेंटली ताना दे दे के मर भी सकते हो। अब तो ऐसा भी नहीं है, तो लोग प्रेशर बना के उसको डेथ के लिए फोर्स करेंगे। मानिए कोई अपंग आदमी है, डिसेबल्ड पर्सन है, उसको भी तो लोग लगेंगे कहने अरे आँख अंधा है तुम्हें, मतलब या कोई भी चीज है कि लोग फोर्स करने लगेंगे ना, एक मेंटली प्रेशर बना देंगे, तो ऐसे अलाउड भी आप कर देंगे। अभी है कि किसी का अगर कोई मारता है तो वो एक तरीके से गुनाह है, आप पकड़ के जाएंगे मर्डर वाले में। तो इसको इसीलिए मेन है कि कंसाइंस की बात हो गई। लोग कह रहे हैं कि भले आप ये दिखा रहे हैं कि करुणा, मतलब कि कोई बहुत दुखी है, बहुत बीमार है, तो करुणा से आप कह रहे हैं कि ये बिल पास हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि मतलब जान लेना आदमी के हाथ में नहीं है, वो तो एक प्राकृतिक रूप से होता है। कहीं ना कहीं अगर मर्डर आप अलाउ करेंगे तो फिर सुसाइड भी की टेंडेंसी बढ़ेगी। अब ये है कि सुसाइड जो है वो भी हमारे वहाँ क्रिमिनल में ही आता था, क्रिमिनल एक्टिविटीज में। धीरे धीरे हमने इसको डिक्रिमिनलाइज करने की कोशिश किया है। सुसाइड का तो अलग केस हो गया, सुसाइड तो आदमी बहुत परेशान है और वो अगर अटेम्प्ट करता है मरने का, फिर उसको पकड़ के आप जेल में बंद कर देते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। कि ऑलरेडी वो परेशान है और बच गया तो उसको आप काउंसलिंग दीजिए ना। तो सुसाइड का जो अभी है, लॉ कमीशन ने बोला है कि सुसाइड को क्रिमिनलाइज से हटा देना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को आप पकड़ के काउंसलिंग करवाइए, उसको मेंटल हेल्थ के लिए फैसिलिटी दीजिए, तो उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन ये वाला केस तो है कि आपका टर्मिनली इल हो, ठीक है, कि उसमें जैसे एक अरुणा सॉनबॉग की एक केस आता है, एक नर्स थी,
हॉस्पिटल में उनके साथ बहुत ही वो एक हीनियस तरीके से रेप भी किया, उसको इतने तरीके से, बुरे तरीके से मारा भी था कि सी वेंट टू द वेंटिलेटर। 30-35 साल तक वो वेंटिलेटर पे थी। अभी उनका डेथ हो गया, लेकिन जब वो थी तभी ये डिमांड आने लगा, तो न बोल पा रही, न कुछ आप कर पा रही है, फिर भी आप सिर्फ आप एक वेंटिलेटर पे लेटा के 30 साल से रखें। सी वॉज वेरी यंग वेन वो सी वेंट टू द वेंटिलेटर, अभी एकदम बुजुर्ग हो गई। तो इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन उस समय असिस्टेड डेथ के लिए अलाउ नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हटा दीजिए आप वेंटिलेटर से। एक होता है एक्टिव यूथनेसिया, एक होता है पैसिव यूथनेसिया। तो हमने पैसिव यूथनेसिया को अलाउड किया था। अगर एक्टिव को करेंगे देन दिस विल बी कम इनटू द पिक्चर, ठीक है ना। पैसिव में ये होता है कि आप मार नहीं रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम हटा दे रहे हैं। माने कोई आदमी हार्ट अटैक का दवा खा रहा है और आप उसको दवा देना बंद कर दें और फिर उसका हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गया, तो वो तो आपने सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जिससे वो जी रहा था। या वेंटिलेटर पे है, कोई ऑक्सीजन के भरोसे आर्टिफिशियली हम लोग दे रहे हैं, आपने ऑक्सीजन हटा दिया, तो वहां पे आपने पैसिव डेथ किया, वहां पे आपने कोई एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया। लेकिन अगर आप कोई जहर दे देते हैं, कोई ऐसा मेडिसिन दे देते हैं जिससे डेथ होता है, तो वो क्या होगा, वो असिस्टेड हो जाएगा, वो एक्टिव यूथनेसिया हो जाएगा। अब यहाँ पे कंसाइंस के अनुसार करना था, तो देखिए एक ही पार्टी के एक आदमी ने सपोर्ट में दिया है वोट, उनके जो डिप्टी पीएम है उन्होंने अपोजिशन में दिया है। देखिए पार्टी सेम आदमी, सेम, अलग अलग वोटिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने दिया कि इंडिविजुअल। वरना कौन सा केस आ जाता, अगर इंडिया में होता तो एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है कि अगर पार्टी कहती है आप इसको वोट कीजिए और नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर हो रही है ये चीजें। अब यही होता है कि राइट टू डाई विल बी पार्ट ऑफ द, जैसे ये बोलता है कि दिस विल प्रोवाइड द ह्यूमन लिबर्टी एज वेल। ह्यूमन लिबर्टी, जैसे हमें लिबर्टी में ये भी हो जाएगा ना कि मुझे जीने का अधिकार, मुझे डिसीजन लेने का अधिकार है, तो मेरे मरने का भी मुझे ही डिसीजन होना चाहिए कि मैं अब नहीं जीना चाहता हूँ। तो लिबर्टी में कहीं एक्सपैंड करेगा। अगर आप डिसीजन मेकिंग एक पर्सन को नहीं देते हैं तो क्या होगा, लिबर्टी आप कर्व करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि राइट टू डाई एक तरीके से ज्यादा लिबर्टी को लाएगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं इसका स्लिपरी भी ग्राउंड है। जो लोग वल्नरेबल ग्रुप है, एल्डरली, डिसेबल्ड, उनको क्या किया जाएगा, उनको आप प्रेशराइज करने लगेंगे डेथ करने के लिए या मरने के लिए। दिस इज द मेन थिंग। कनाडा में इसका जैसे मिसयूज हुआ, उन्होंने अलाउ किया, फिर कई ऐसे केसेस देखने को मिले हैं, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। एक चीज और है कि यहाँ पे इन्होंने डेथ के लिए तो परमिशन दे दिया है, जो यूके का बिल है, लेकिन उसमें डेथ के पहले कि हाँ आपका एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं, उसके पहले 2 डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा और एक हाई कोर्ट के जज से। पहले वो बोलेगा कि हाँ सच में इनका तबीयत बहुत खराब है, अब बचना मुश्किल है, काफी पेन है, तो हम इनको अलाउ कर सकते हैं असिस्टेड डेथ के लिए। तो ये एक हमने उसके लिए अलग से एक परमिशन प्रोविजन बना के रखा है कि ये फॉलो करके ही वो परमिशन दिया जाएगा। ओके, तो 2 डॉक्टर्स एंड 1 हाई कोर्ट जज, ये यूके का बिल है। हाँ, इंडिया में भी डिमांड चलता है, लेकिन अभी तक हमने नहीं किया है। लॉ कमीशन ने भी इसको परमिट करने के लिए बोला है, अभी हम लोग देखते हैं। इंडिया में जो हमने अलाउ किया है, जो एक केस सबसे रिसेंट केस है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमिट कर दिया था, लेकिन दैट वाज द पैसिव यूथनेसिया। ये पैसिव यूथनेसिया है, इसको हमने परमिट किया था इंडिया में। एक तो जो रिसेंट है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और अरुणा सॉनबॉग केस है, वो दूसरा केस है। सबसे पहले उसमें रिकॉग्नाइज किया, फिर बाद में इसको यहाँ पे कॉमन कॉज वाले केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन एक्टिव यूथनेसिया नहीं परमिट है। हाँ, अलाउ कर दिया था उस केस में, वो जो वहाँ की जो नर्स थी उन्होंने नहीं अलाउड किया, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल बना दिया। जैसे ये नहीं कि आपने हटा दिया तो केस चलेगा, कौन हटाया, होता है ना कि मर्डर आपने किया है, आप हटा देते हैं, वेंटिलेटर पे कोई है, आपने हटा दिया, उसका डेथ हो गया, तो अगर कोई केस कर दे तो उस डॉक्टर को या जो हटाया होगा उस पर जाएगा ना कि ये मर्डर के जैसे है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो पर्सन पहले अपने विल में लिख के गया है या उसके कुछ रिलेटिव ने बोल दिया कि हाँ बहुत सफरिंग है, हटाया जाए, तो वो मर्डर में नहीं आएगा। दिस इज द मेन थिंग। तो अरुणा सॉनबॉग केस में अलाउ कर दिया था, लेकिन उनको जो उनके साथ की नर्स थी उन्होंने उनको नहीं मरने दिया था। तो यहाँ पे है सबसे ज्यादा जो डिबेट आता है कि डज राइट टू लाइफ ऑल्सो मीन द राइट टू टेक वंस ओन लाइफ। ठीक है,
तो यहाँ पे है जो हमारा सुसाइड लॉ है, आर्ट जो हमारा आईपीसी है उसके अंडर में, आईपीसी का सेक्शन 309 है, वो उसको क्रिमिनलाइज करता है कि अगर कोई सुसाइड करना चाहे तो उसको इम्प्रीजनमेंट तक का हमने प्रोविजन दिया है। लेकिन इस पे है ज्ञान कौर केस में इन्होंने कहा कि ठीक है राइट टू डाई। अब क्वेश्चन हमेशा जाता है कि जो राइट टू डाई है वो हमारे हाथ में देना चाहिए कि नहीं होना देना चाहिए। तो अरुणा जो ये ज्ञान कौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू जो डाई है वो इंक्लूडेड नहीं है राइट टू लाइफ में। राइट टू लाइफ इज वेरी डिफरेंट थिंग, वो आपका फंडामेंटल राइट्स है, तो आप अच्छा जीजिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मरना भी मेरा फंडामेंटल राइट है, आपको मरने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने कंटिन्यूअसली क्रिमिनलाइज रखा। तो कौन सा केस था? ज्ञान कौर केस 1996 का केस है। इसमें जस्टिस वर्मा थे, 5 जज बेंच था। 5 जज बेंच का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। लॉ कमीशन से बाद में पूछा गया, लॉ कमीशन ने बोला कि सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो आदमी पहले से ही दिमागी रूप से बहुत स्ट्रेस है उसको आप और ज्यादा पनिश और पेनलाइज मत कीजिए, उसका आप ट्रीटमेंट करवाइए। ही नीड रिक्वायर्ड केयर एंड ट्रीटमेंट, नॉट द पनिशमेंट। तो सुप्रीम जो लॉ कमीशन है ऑलरेडी बोल चुका है कि लॉ बदल देना चाहिए। ओके, अब यह है आर्गुमेंट अगेंस्ट द डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड कि अगर आप डिक्रिमिनलाइज कर दें तो लोग और ज्यादा से ज्यादा सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पे है कि इट विल इंक्रीज सच टेंडेंसी। ओके, और यहाँ पे भी देखिएगा कि यहाँ पे होगा कि मटेरियलिस्टिक लाइफ है तो वहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो गवर्नमेंट भी इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग ना? फिर इन्होंने कहा कि आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डिक्रिमिनलाइजेशन सुसाइड। उन्होंने बोला कि ऑलरेडी आदमी परेशान है तो उससे अच्छा कि उसको आप मेंटली दीजिए, जो कॉमन चीजें हैं जीने के लिए वो आप प्रोवाइड कीजिए, तो ये सब केसेज कम हो जाएंगे। अरुणा सॉनबॉक केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यहाँ पे राइट टू डाई विद द डिग्निटी को रिकॉग्नाइज किया था और पैसिव यूथनेसिया को पहली बार अलाउ किया था। ओके, ये वाइड इसलिए इसका ये है कि जो पार्लियामेंट में जो अभी जिस तरीके से चीजें, वाइस प्रेसिडेंट का जो कमेंट हमने देखा है, तो ये देखा है कि जो ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट खासकर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स या गवर्नर होते हैं, उनको माना जाता है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हैं, इन लोगों को मतलब देश को पहले रखना है। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रहा है, जैसा अभी मेन था कि इन सब पोस्ट पे ऐसे लोगों को आप लेके जाइए, जैसे किसी को स्पीकर बनाना है तो उसका बहुत ज्यादा एम्बिशन ना हो, पॉलिटिकल एम्बिशन, वो नॉर्मल सोशल सर्विस से रिलेटेड पर्सन हो। वरना जो पॉलिटिकल एम्बिशन रखेगा वो कुछ ना कुछ बोलेगा, पार्टी लाइन पे बोलेगा ताकि पार्टी उसको प्रमोट करके प्राइम मिनिस्टर बनाए या सबसे ऊंची वाली पोस्ट दे, प्राइम मिनिस्टर का ही होता है, बढ़िया बढ़िया पोस्ट दे। लेकिन जो स्पीकर और इन सब पोस्ट पे दिया जाता है कि ठीक है कोई आदमी बहुत एक्सपीरियंस है जो मेंबर है और वो बहुत ही उसका सभी पार्टियों से बनता है, इस लोगों को, ऐसे लोगों को स्पीकर या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनाने का मेन था। क्योंकि प्रेसिडेंट का देखिएगा, प्रेसिडेंट तो स्टेट्स को भी तो रिप्रेजेंट करता है। हमने देखा था कि एमएलएस भी उसको वोट करते हैं प्रेसिडेंट का जब वोटिंग होता है। तो यहाँ पे ये होता है कि जब ऐसे लोग बन जाते हैं जो पॉलिटिकल एम्बिशन होता है तो वो पार्टी लाइन पे लगते हैं डिसीजन देने। फॉर एग्जांपल जैसे अभी देखा गया है कि जो जगदीप धनखड़ है जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन पे है कि पोजीशन के एकदम वो एकदम पार्टी लाइन पे बीजेपी का ही वो हर हमेशा ऊपर रखते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को वो थोड़ा भी मौका नहीं देते हैं, ऐसा उन पे आरोप लगा। जैसे इन्होंने लिखा है कि अपोजिशन के जो मेन लीडर हैं मल्लिकार्जुन, उनको उन्होंने मैक्सिमम टाइम पे बोलने का मौका नहीं दिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनको ऑफन इस जब हो नहीं होता है कि आप बैठे बैठे बाद में आप बोलिएगा, जो उनके पार्टी का है ठीक है बोलिए 10 मिनट आप, तो ये सब कंटिन्यूअसली इन पे आरोप लगे हैं। अब यही कह रहे हैं कि करियर पॉलिटिशियन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अपना पॉलिटिक्स में ही करियर बढ़ाना चाहेगा। तो हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी है उसमें अपना लोगों के बीच में या पॉलिटिकल पार्टी के बीच में अपना स्टेज, हमेशा जो स्टेटस है वो कायम रखना चाहेगा। आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे जगहों पे हमें ए पॉलिटिकल, जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज्यादा नहीं हो, वो सोशल सर्विस में ही ज्यादा ध्यान दे या पार्टी लाइन से ऊपर उठ गया हो। जैसे कई ऐसे, जैसे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया जाता है तो माना जाता था कि ही वॉज नॉट एसोसिएटेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो इस तरीके का अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अनबायस, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर होता है या जो प्रेसिडेंट होता है या वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके पास तो सभी लोग अपना गुहार लेके जाते हैं। मानिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है वो
कोई बात नहीं सुन रही है अपोजिशन का, तो वो किसके पास जाते हैं, कहने प्रेसिडेंट के पास, ताकि प्रेसिडेंट उनको फिर से दोबारा बोले कि अरे आप डिस्कशन कराइए इस पे, या इस बिल को आप इस तरीके से डिस्कस करवाइए। तो अगर वो बायस नेचर का होगा, या स्पीकर का कितना इंपॉर्टेंट काम होता है आप सोचिए कि सारे पॉलिटिकल पार्टी बैठे हैं और यहाँ पे जो आदमी खड़ा हो, वो अगर जैसे एक क्लास का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे टीचर है, अब टीचर किसी एक स्टूडेंट या किसी एक कम्युनिटी का स्टूडेंट है, उसके पक्ष में बोले और लोगों का और दूसरे के पक्ष में न रहे, तो वो वाला रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि एक टीचर को सबसे रिस्पेक्ट देना है ना, क्योंकि ये क्लास फंक्शन कराने के लिए यहाँ जो खड़ा है उसका रिस्पेक्ट अगर सब करेंगे तभी चुपचाप बैठेंगे, तभी ध्यान से सुनेंगे, या तभी उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो ऐसा आदमी जो वहां पे हेड हो और वो किसी चीज को कंडक्ट करा रहा हो, तो उसका रिस्पेक्ट विद इन एवरी वन हु इज सिटिंग इन द सेशन वो होना बहुत जरूरी है। तो स्पीकर का अगर ऐसा छवि बन जाए कि अरे ये कुछ भी हो जाए अपोजिशन के खिलाफ ही बोलेंगे, तो अपोजिशन का लीडर उस रिस्पेक्ट से नहीं देखता है। और ये सब पोस्ट को इस तरीके से आप देखिएगा कि जब भी भाषण देना होता है तो रिस्पेक्टेड स्पीकर सर ही बोल को लो करते हैं, क्योंकि वहां पे जो संबोधन होता है, जो स्पीच होता है, वो हमेशा किसको रख के करा जाता है, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, जो वहाँ के चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनको ही रख के किया जाता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का आना अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए एक निगेटिव साइन है। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों आ रहा है, हटाना चाहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं है पूरा अपोजिशन। अगर ये दिखा रहा है कि उस पोस्ट के लिए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी सही से नहीं चल रहा है। हो रहा है ना, अब पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वही तो हमारा मेन रिप्रेजेंटेशन है। डेमोक्रेसी को हम कहाँ से फंक्शनल बनाते हैं, पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से। हम लोग तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं, वो उसको बोले वहाँ पे। अगर वहाँ पे वो जाके सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, या वहाँ का जो हेड है वो सही से उसको फंक्शन नहीं करने दे रहा है, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी क्या है, थ्रोटल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस किया जा रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई है। यही क्या है कि जो चेयर है दैट इज शुड बी ऑलवेज न्यूट्रल एंड एबव द पॉलिटिकल फ्रे। ओके, अब धनकर है, जैसे उनका कई कमेंट में वो अपोजिशन को कहते हैं कि एंटी इंडिया है। अरे अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो इंडिया थोड़ी हो गया। बीजेपी इज नॉट इंडिया। बीजेपी जैसी कितनी पार्टियां या कांग्रेस जैसे कितनी पार्टियां आएंगी चली जाएंगी, इंडिया इंडिया रहेगा। इंडिया नहीं चेंज होने वाला, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट जो वहां पे रहेगा उसकी चेंज होते रहेगी। जैसे कांग्रेस पहले डोमिनेंट था, बीजेपी आ गया, हो सकता है 10-20 साल बाद कोई और पार्टी आ जाए, आप आ जाए, हो सकता है आपके बाद कोई और उसको रिप्लेस करे। आजू गेटिंग ना, तो ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया तो इंडिया रहेगा ना। 1950 में भी इंडिया ही था, पार्लियामेंट ही था, अभी भी पार्लियामेंट ही है और इंडिया ही है, और आगे आने वाले टाइम में इंडिया ही रहेगा। तो आप अगर कोई चीज कोई आदमी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है तो आप ये ना कहिए कि क्योंकि अपोजिशन का काम ही है कि क्रिटिसिज्म करना। अगर क्रिटिसिज्म नहीं करेगा तो कैसे चीजें सही तरीके से फंक्शन होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाएगी ना। तो यहाँ पे ये सब चीजों को इन्होंने मेंशन किया है। वेलकम टू स्टेट्स, टू लीडर एंड ए टेल ऑफ रिफॉर्म। तो यहाँ पे बात हो गई है वैकम स्ट्रगल, वैकम। ओके, तो ये त्रवणकोर प्रिंसली स्टेट का पार्ट था। ओके, वैकम महादेव टेम्पल। अब वैकम में क्या था कि वहाँ का जो रोड था बैकवर्ड कास्ट के लिए वो प्रोहिबिटेड था। जो सड़कें थी वो पिछड़ी जाति के हिंदुओं के लिए जाने से मनाही था। ठीक है, अब धीरे धीरे जब 20वीं सदी में हम लोग आए तो हमें कॉन्सेंसस आ गया कि अरे सब इक्वालिटी की बात कर रहे थे। तो अब ये सोचिए, मंदिर में छोड़िए, मंदिर में तो जाना तो बहुत दूर की बात थी, उसके सामने जो रोड था कि वहां से भी हवा चल के उनके शरीर से टच होके चला जाएगा तो इम्प्योरिटी आएगा, तो वो था। ठीक है, अब दिक्कत ये थी कि ऑलरेडी जो वहाँ की कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो लॉ भी बना के रखे थे इसके लिए। अब विरोध ये हो रहा है कि एक तो लॉ आप हटाइए और लॉ हटा के आप वहाँ पे एंट्री देना स्टार्ट कीजिए। तो आप देखिएगा कॉलोनियल पीरियड में ही बहुत सी लॉ बदले हैं। जैसे उन्होंने 1932 में टेम्पल एंट्री के लिए बिल किया था, फिर अलग अलग स्टेटों ने स्टेट्स में, जैसे तंजावुर बृहदेश्वर टेम्पल में भी मनाही था। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया है? चोलाज। एक दिन हम लोग पढ़े थे, बृहदेश्वर टेम्पल बहुत टॉलेस्ट किसके लिए है, किस डेटीज के लिए है बृहदेश्वर, किस भगवान के लिए है? शिव, या शिवा के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक्ट दे के रखा है जो कंटिन्यूअसली उस सत्याग्रह के बाद पास हुआ। तो उस सत्याग्रह के जो मेन लीडर थे पेरियार थे, पेरियार इज वेरी फेमस, और पेरियार के बाद उसको कंटिन्यूअसली जो आगे बढ़ाया वो अंबेडकर ने उसको लेके आगे बढ़ाया। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कि इंडिया में आफ्टर द हमारा जो फ्रीडम मिला उसके बाद हमने प्रॉपर तरीके से
रिफॉर्म किया आर्टिकल 50 25 26 27 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने उसको एडमिनिस्टर करने के लिए भी फ्रीडम दिया। लेकिन गवर्नमेंट को भी पावर दिया कि अगर कुछ कमी है, जैसे इस टाइप की चीजें कॉमन थी, तभी तो हमने पढ़ा कि हमारा सेकुलरिज्म अलग है, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है। उनको हमने दिया है कि आप अपना एडमिनिस्टर कीजिए जो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जब गवर्नमेंट को ये लगेगा कि सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाला केस था कि आप रोड को यूज नहीं करने दे रहे, तो ऐसे आपके रिलीजन को जाके वो चेंज करेंगे। आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे यहाँ जो है, तो बाद में इस पे काफी डिबेट चलता था कि कितना पावर है, तो बहुत स्टार्टिंग में ही ये डिबेट स्टार्ट हो गया था। तो श्रीरूर मठ केस था, वहां पे उन्होंने कहा कि ठीक है, स्टेट्स राइट टू मैनेज द सेक्युलर अफेयर्स ऑफ द टेम्पल्स एंड इंट्रोड्यूस द इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। 1954 में ही हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये बोल दिया कि स्टेट आपको फ्रीडम तो देगा, लेकिन जब भी लगेगा कि कुछ एरिया जो आपके पूजा पाठ से नहीं रिलेटेड है, जैसे कि मानिए कोई मंदिर है और वहां पे ट्रैफिक कैसे हैंडल होगा, ठीक है, वहां की दुकानें जो होंगी वो किस तरीके से हम लोग लीज पे देंगे, ये सब सेकुलर है ना, ये तो रिलीजियस है नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी मंदिर के अंदर दुकान खोल सकता है, हिंदू हो या मुस्लिम कर सकता है। तो ये सब जितने भी अफेयर्स है वो इन्होंने कहा कि स्टेट उसको मैनेज कर सकता है। साथ साथ इन्होंने कहा कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा और उसी को हम रिलीजन को देंगे। जो चीजें बहुत इसेंशियल है उसके बिना रिलीजन आगे नहीं बढ़ सकता है, तभी हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने ये हलाला को क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, इलीगल। निकाह हलाला था, या आप ये पढ़ रहे थे ट्रिपल तलाक था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, कि तुरंत आपने तलाक 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 बोला। तो उन्होंने बोला ऐसा तो है नहीं कि तलाक 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 हटा दे तो आपका इस्लाम का रिलीजन चला जाएगा, क्योंकि वो तो एकदम इसेंशियल है नहीं। क्योंकि एकदम वो पैगंबर साहब का जो उनका हदीत है या जो उनका कुरान है उसमें तो एकदम सेंट्रल पॉइंट तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट देखा जाएगा तभी अलाउ करेंगे। जैसे अभी हिंदूज में भी सबरीमाला जो टेम्पल था वहां पे वीमेंस को नहीं अलाउड था जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में थे, जैसे 15 टू 49 ईयर के एज को नहीं अंदर जाने दिया जाता था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सब चीजें इनइक्वालिटी प्रमोट करती हैं, जो वीमेन है मेन है दे आर इक्वल, और प्योरिटी इनप्योरिटी से कुछ नहीं लेना है, वो तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है हर एक वुमेन के साथ। तो इसमें हम आप इनप्योरिटी से जोड़ के नहीं देखेंगे, तो अलाउ किया था। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट द इसेंशियल प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि किसी वीमेन का मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है तो वो इम्प्योर हो गई, ये किसी रिलीजन के कोर में नहीं लिखा गया है। आर यू गेटिंग ना? कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट वो होगा कि ये देखा जाए कि क्या इसके बिना धर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा, कि वो कोर है वो हटा दे तो धर्म का बेस ही खत्म हो जाएगा, वही होगा ना, तभी हम छोड़ेंगे, वही हम अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अब देखिएगा केरला में इन्होंने हटा दिया, पहले ये था कि ब्राह्मण को ही प्रिस्ट हमेशा किया जाता था, इन्होंने लॉ हटा के उन्होंने कहा कि नॉन ब्राह्मण को भी आप मेन प्रिस्ट बना सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली है, इस साल 100 साल हो रहा है वैकम स्ट्रगल का, इसीलिए ये न्यूज में है। 1924-25 में ही ये स्टार्ट हुआ था, तो 2024-25 हो गया, 100 साल हो गया, इसीलिए इसको इन्होंने कवर किया है। आज ही के दिन हुआ था 12 दिसंबर 1924। ओके, पेरियार को एक बार घर जाके पढ़िएगा, पेरियार इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये है पेरियार, मॉस्क विच फेस सर्वे पिटीशन। अब कंटिन्यूअसली सर्वे हर एक मॉस्क के लिए हो रहा है कि सर्वे कराइए कि यहाँ पे क्या था। अब इसी को लेके है कि ऑलरेडी जब हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था तो हमने सोचा था कि ये सर्वे वाला चीजें खत्म हो जाएगी, ये जो क्लेमिंग है कि ये वाला जगह इस पर्टिकुलर रिलीजन से है वो हम एंड कर देंगे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि बाई द डी वाई चंचूड़ का जो ज्ञान वापी का ही केस था, उसमें इन्होंने ओरली बोला कि ठीक है, जो 1947 में था जो कैरेक्टर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का, हम उसको हट बदलेंगे नहीं। अगर हिंदूज का है तो हिंदूज का रहेगा, अगर मुस्लिम्स का है तो मुस्लिम का रहेगा, सिख का है तो सिख का रहेगा, चर्च का है तो वो क्रिश्चियनिटी का रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उसका भी तो टेस्ट होना चाहिए कि उस समय 1947 में कैरेक्टर क्या था, तभी तो जो था वो उसको मेंटेन रखेंगे। अब उसको जानने के लिए आप सर्वे कराइए। अब उन्होंने वहां पे ये क्लियर नहीं करा, जैसे एक बार हो गया कि जो एक्ट बोलता है, एक्ट बोला कि जो रिकॉग्नाइज है। अब ऐसा थोड़ी है कि उसको टेस्टिंग करा के आप खनन करेंगे, जो नीचे निकलेगा उसको करेंगे। तो इसी को लेके है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जब बोला कि उसका पहले इसेंशियल जो कैरेक्टर है उसको भी हमें सर्वे करा के देखना चाहिए। तो आप हर एक, अब
जितने भी मास्क है उसका आप कराएंगे, तो उसी को लेके हो रहा है। ओके, अब इन्होंने बहुत से केस दिए हैं जहाँ पे जैसे कि अजमेर दरगाह में जो हो रहा है वहाँ पे जैन्स का भी है कि वो वहाँ पे दे उनका पहले जैन टेम्पल भी था, उसको भी लेके है। अब हर जगह कहीं ना कहीं आप देखिएगा, इन्होंने जैसे संभल का केस बताया कि वहां पे भी उन्होंने कहा कि पहले वहां पे टेम्पल था। अब हर जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो कोई भी मॉन्यूमेंट्स होता है उसको अपने कैप्चर करता है और वो उसको मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करा के उसको प्रोटेक्शन देता था बाय दिस एक्ट एज वेल। ऑलरेडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यही मेन मैंडेट भी है। अब आप जब ये करेंगे तो फिर वो तो इसी में फंसा रहेगा। अब उस समय क्या कंडीशन था, किस कंडीशन में उन्होंने तोड़ के बनाया, ये नहीं पता है। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा माना जाता है कि वो पहले एक टेम्पल था, उसको तोड़ के कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने उसको जल्दी जल्दी मॉस्क बना दिया। तो अब इस पे भी है कि क्या था क्या नहीं था। हो सकता है कि बगल में कोई मंदिर के टूटे हुए उन्होंने पिलर लेके बना दिए हो, क्या जरूरी है कि उसी को तोड़ के बनाया हो। जैसे बहुत सा डिबेट है कि एग्जैक्ट नहीं पता रहता है कि क्या हुआ था। तो इस सब चीजों को लेके ये डिबेट कंटिन्यूअसली चलता ही रह रहा है जब तक इसका फाइनल सोल्यूशन ना आ जाए। वही है ना, फिर तो ये तो फिर एक वो नहीं रहेगा ना जो हार मनी होती है, वो हमेशा लड़ाई में ही बदली रहेगी। तो इसी पे है कि इसको कैसे भी सॉल्व कर दिया जाए, वरना तो कम्युनल लेवल पे हम लड़ते रहेंगे। दिस इज द मेन थिंग। ओके, एक और हम लोग लास्ट वाला देखें, दैट इज द हैज द गवर्नमेंट क्लेरिफाइड द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अच्छा तो इन्होंने लेके आया, लेकिन इन्होंने क्लियरिटी नहीं बताया है क्या था इसके अंदर में। एक बार आप लोग बता दीजिए, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इसको और एक्सेस में डिफिकल्टी होती थी। जैसे नॉर्मल यही होता है कि मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, तो रिसर्च करके क्या होता है कि मैं भी चाहता हूँ पब्लिक डोमेन में रखे, और लोग भी तो रिसर्च करते हैं सेम टॉपिक पे। मानिए नए तरीके का स्क्रीन बनाना या लैपटॉप की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ 50 लोग और भी तो कर रहे होंगे। तो होता है कि मैं रिसर्च करके डालूं और लोग उस पर फीडबैक दे, तो आदमी इंप्रूव करता है, उनको भी फायदा होता है क्योंकि उनके भी में भी पता चलेगा अच्छा ये चीजें उन्होंने पाया है, मैं भी इसको करके फर्दर इंप्रूव करता हूँ। तो जो रिसर्चर होता है उसको भी फीडबैक चाहिए होता है, ठीक है, कि वो पूरा डिटेल में लिखता है, अपना पूरा रिसर्च पेपर लिखता है। फिर कोई पब्लिशर चाहिए होता है। जर्नल का मतलब होता है जैसे जैसे एक तरीके का न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, वो हमेशा निकालता है। जर्नल स्पेसिफिक होते हैं कि वो सिर्फ रिसर्च जो हो रहा है उसको निकालेंगे। तो जो साइंटिस्ट होते हैं या जो रिसर्चर होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उनके एरिया का कोई भी नया होता है तो उसको वो पढ़ते हैं, फिर अपना उस पे के बेसिस पे अपना भी आगे बढ़ाते हैं। अब ये दिक्कत था कि जो पब्लिशर हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं और कई जर्नल्स को वो एक साथ पब्लिश करते हैं। तो वो क्या करेंगे, आप एक का सब्सक्रिप्शन लीजिए तो आपको जैसे मानिए कोई कोई कंपनी बने और वो 3 पेपर को कोलैबोरेट करके एक जगह डाल दे और आपसे कहे कि आपको भी फायदा होगा, जो रीडर है कि उनको 3 पेपर का एक्सेस होगा, और जो ये जर्नल्स हैं जो वो भी अपना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करेंगे। 3 पब्लिशर का जहाँ पे उनका वो है कस्टमर बेस है, वो एक जगह उनको मिल जा रहा है, दोनों को फायदा होता है ना। अगर 10 पब्लिशर का एक जर्नल करता हो, एक पब्लिशर 10 जर्नल का करता हो, तो अगर मैं देता हूं तो वो 10 लोग जो पढ़ते होंगे उसके कस्टमर सब होंगे, और जो कस्टमर है उनको भी कई जर्नल से एक्सेस मिल रहा है। जैसे एक ही आदमी को दैनिक जागरण भी पढ़ने को मिल रहा है और उनको ये और कौन सा हिंदुस्तान भी पढ़ने को मिल रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी मिल रहा है। आर यू गेटिंग ना? तो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ये होता है। आर यू गेटिंग? तो जो आपके अनुसार हो जाए वो आप पढ़ लीजिए। अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये बीच में पैसा दोनों से लेते हैं। जो जर्नल्स हम, जैसे मैं भी तो चाहता हूँ फीडबैक मिले, तो मुझसे पब्लिश कराने के लिए मुझसे लेंगे, और जो जिसको सब्सक्रिप्शन देंगे कि आप इस जर्नल को पढ़ सकते हैं उससे भी पैसा लेंगे, तभी उनको एक्सेस देते हैं। समझ में आ रहा है ये चीजें? ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये हम क्यों ना एक जगह बना दे पूरे इंडिया का। जैसे अब इंडिया में 3 न्यूज़पेपर तो है नहीं, 50 न्यूज़पेपर है, तो अब आपको 50 न्यूज़पेपर में अपना निकलवाना पड़ेगा फीडबैक लेने के लिए, और जो ये कस्टमर है उनको 50 न्यूज़पेपर की एक्सेस लेना पड़ेगा। तो क्या कर गवर्नमेंट चाहती है कि 50 न्यूज़पेपर का एक जगह एक्सेस का पॉइंट बना दें कि अगर मुझे निकालना है तो जो अगर 50 न्यूज़पेपर उसको निकालेगा कहीं ना कहीं किनारे, और जो इंसान होगा कस्टमर होगा वो एक साथ सबको होगा, जिसका उसको अच्छा लगे वो क्वांटिटी पढ़ ले। आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग से पैसे भी दिए हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं बताया कि किस एरिया में किस जर्नल को किस लेवल तक वो
पे करेगा और कौन कौन इंक्लूड होगा? केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी तो कॉलेज होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे इसरो भी तो अपना रिसर्च अलग से कराता है, वो तो कोई कॉलेज भी नहीं है, वो तो अलग ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, डीआरडीओ कराता है। तो क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा ये सब अभी क्लियर नहीं है, किस तरीके से एक्सेस दिया जाएगा वो भी अभी क्लियर नहीं है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। यहाँ पे है जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपना वो मना कर दिया है कि जो उनका स्टेटमेंट था, हसीना का स्टेटमेंट है, उससे हमें कुछ नहीं लेना है, हम डायरेक्ट बांग्लादेश का जो भी गवर्नमेंट रहेगा उसके हम कांटेक्ट करेंगे और जो भी रिलेशनशिप होगा उससे होगा, ठीक है, इंडिविजुअल लीडर से नहीं होगा। रेलवे बिल टू इनहेंस द इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड, एक नया बिल आके ला रहे हैं, तो इसको फर्दर हम जब आर्टिकल डिटेल में निकलेगा तो हम डिस्कस करेंगे। आईएलओ एक रिपोर्ट निकालता है, दैट इज द सोशल डायलॉग रिपोर्ट। ओके, तो सोशल डायलॉग रिपोर्ट जो आता है दैट इज बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फ्रीडम टू एसोसिएशन एट द वर्क ये मेंटेन रखना है। आर यू गेटिंग ना कि क्या है कि जो हम एसोसिएशन अगर कहीं काम करने जा रहे हैं तो कंपनी ये ना रूल बना दे कि आपस में कोई यूनियन बना रहा है तो उसको निकाल दिया जाएगा। होगा ना, कंपनी डरती है क्योंकि अगर वर्कर्स एक साथ आ जाए, एक एक वर्कर को डील करना इजी है, सारे वर्कर्स एक साथ आ जाए तो दिक्कत हो जाएगा। ये होता है, एक एक को तो बहुत इजी है रिप्लेस करना, लेकिन सबको रिप्लेस करना मुश्किल है क्योंकि आपका बैठ जाएगा कुछ दिनों के लिए आपकी कंपनी। तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें इस तरीके का चीजें नहीं होती है, क्योंकि वो लगेंगे मांग करने की हमारा सैलरी बढ़ाइए, फिर हमारा अलाउंस दीजिए आने जाने का, तबीयत खराब हो तो उसका दीजिए, पे स्लिप दीजिए। मैक्सिमम कंपनीज क्या चाहती है कि वो चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करे, 1 to 1 जो भी है, क्योंकि बीच में उसका काम नहीं है तो उतने दिन सैलरी न दे, परमानेंट सैलरी को ज़्यादा घाटा होता है ना, काम हो या नहीं हो आपको देना ही है। तो इस तरीके का चीज़ अगर यूनियन नहीं होता है तो डील करना ईजी होता है, लेकिन इससे ये है कि सिर्फ कंपनी का फायदा होगा, वर्कर्स के राइट का क्या, यूनियन भी जरूरी है, एक उनका भी एसोसिएशन जरूरी है, तो बैलेंस करना भी जरूरी है। तो यही इन्होंने आईएलओ हमेशा रिपोर्ट निकालता रहता है, जो लेबर का कंडीशन है, जो वर्कर्स का कंडीशन है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जो अभी रिवेन्यू सेक्रेटरी थे, उनको इन्होंने नया प्रमोट किया। ओके, ही इज द 26th गवर्नर। तो जो नंबर है वो याद रखिएगा, पीसीएस में पूछता है। आरबीआई का मेन मैंडेट क्या होता है? ग्रोथ इन्फ्लेशन को बैलेंस करना, कि ग्रोथ भी बनाए रहे, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखा जाए, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। समझ में आ रहा है ना? फिनेंशियल स्टेबिलिटी है कि करेंसी का इतनी वैल्यू ना गिर जाए कि आप जा रहे हैं ब्रेड खरीदने तो 2 लाख रुपए का वो कह रहा है एक पैकेट ब्रेड मिलेगा, अब बिस्किट खरीदने जाए वो कहे कि 5 लाख बिस्किट का रेट होगा। आज गेटिंग ना, कई जगह ऐसा होता है, अगर आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि करेंसी क्या है, करेंसी तो कितना भी छापा जा सकता है, वही नोट है, 2 रुपए का वो कागज लगेगा, उस पर आप 2 लाख लिख दीजिए तो 2 लाख की वैल्यू हो जाएगी। आर यू गेटिंग ना? तो उसका आप मेंटेन भी करना रहता है कि ये अगर करेंसी निकाल रहा है गवर्नर अगर कोई देश, तो उसकी उतनी सैंक्टिटी रहे, उसकी एक तरीके से लेवल बरकरार है। कई जगह पे वेनेजुएला में आप देखिएगा हालत खराब थी, लोग पैसे बोरे में लेके जा रहे थे और सिर्फ सब्जी एक झोला खरीद के ला रहे थे। अरे करेंगे ना, श्रीलंका में ये हाल थी, काफी रिसेशन आ गया था, काफी वहाँ का पैसा डिप्रिसिएट कर गया था। डिप्रिसिएट क्यों करता है? क्योंकि आप ज्यादा छापने लगते हैं, फ्री में चीजें देने लगते हैं, तो कोई भी कंट्री आपके पैसे को लेने को नहीं तैयार होता है, और फिर आपको दूसरे कंट्रीज का लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा डॉलर के लिए देना पड़ेगा। डॉलर का वैल्यू तभी तो देगा कि उसको लगेगा कि हाँ रुपीज से भी कुछ खरीदा जा सकता है, तभी तो वो आपस में करेगा। या तो आप गोल्ड दीजिए, अरे ठीक ना, गोल्ड क्यों देगा? क्योंकि लगेगा कि आपके पैसे की वैल्यू है, वरना कोई नहीं लेगा। अब ये क्लियर हो रहा है। सीरिया बाथ पार्टी रिलेटेड है, जो हमने हटाया है, जिनको हटाया गया है इनके पिताजी ने बनाया था। अभी जो कैप्चर किया है हयात तहरीर अल शाम, ये पहले अल नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था एज द पार्ट ऑफ द अल कायदा। Okay, so this is all about from the today's news. Here we will conclude our session for the current affairs. Thank you for joining the session. All the best.